हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम सेट्स के थर्ड लेक्चर पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन के। और इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर आपको आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं उसके ऊपर एक प्रॉब्लम दी जाएगी जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है और चेक करना है कि जो नॉलेज आप यहाँ से गेन कर रहे हो क्या वो नॉलेज आपको आपकी लाइफ के इस प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, इस सिचुएशन में आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। तो ध्यान से सुनना, आसान है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ हमें सही डायरेक्शन में उस चीज को समझना है। ठीक है, तो चलो अब यहां पर देखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं। और अगेन यहां पर आपको चीजें याद नहीं करनी है, आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशन करने के दौरान आपको उससे मैथमेटिकली बात करनी है, उस परिस्थिति से जवाब आप तक खुद ब खुद चल कर आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पर ना जानते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। तो हम यहां पर दो सेट्स को के थ्रू यूनियन और इंटरसेक्शन के जरिए उनसे बात करते हैं और देखते हैं यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक सेट को देखता हूं कि सेट ए है। मैंने यहां पर लिए एलिमेंट 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सेट में कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी या बच्चों के नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लास की स्ट्रेंथ वाइज आपका सेट बनाया जा सकता है कि फर्स्ट ग्रेड में 30 बच्चे, सेकंड ग्रेड में 50 स्टूडेंट्स। इस तरह से आप किसी भी चीज का एक सेट बना सकते हो। ठीक है, तो सेट के अंदर दो चीजें, अगर मैं सेट से बात करूं तो मुझे यहां क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि यहां पर ये हैं एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर ये हैं एलिमेंट्स, लेकिन साथ ही साथ मुझे एलिमेंट्स के साथ साथ ये दिख रहा है कि यार एलिमेंट्स की क्वांटिटी भी है, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के सेट्स होते हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो यहां पर हम लोग अभी किस चीज से बात करेंगे, हम उन सेट से बात करेंगे जो फाइनाइट सेट होते हैं अभी शुरुआती दौर में। ठीक है, और ये देखेंगे कि यार फाइनाइट सेट के अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। अगर काउंटेबल एलिमेंट्स हैं यहां पर तो हम एक और सेट को लेते हैं जो अगेन एक फाइनाइट सेट होगा। तो मैं यहां पर बी सेट को लेता हूं जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स डालता हूं। ठीक है, आपका ले लो 7 6 3 4 5। ठीक है, क्यों लिया मैंने ऐसे वो भी आप समझ जाओगे, मैं 7 6 को पीछे भी लिख सकता था, जस्ट मैं कॉमन एलिमेंट्स को एक के नीचे एक लिखना चाहता हूं ताकि हम जब इससे बात करें तो हमें चीजें सामने सामने नजर आए। ठीक है, तो अब हमने यहां पर दो सेट्स लिए, ए और बी सेट्स लिए, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब देखा जाए वो कितने हैं, तो दोनों के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम यूनियन इंटरसेक्शन को तो जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी आई कि यार देखो यूनियन क्या होता है, हमें पता है ये दोनों सेट्स मिलके एक सेट बना लेंगे, वो यूनियन है। इंटरसेक्शन का मतलब इनके अंदर कॉमन क्या है, वो आपका इंटरसेक्शन वाला सेट बन जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट पड़ाव पर बढ़ते हैं जो कि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम लोग इन सेट से बात करेंगे और देखेंगे कि हमें यहां पर इनके बीच में कोई रिलेशन मिलता है या नहीं। यही है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाले पार्ट के अंदर। सो अब हम देखें, अगर यहां पर ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर इसको अब रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप एन से रिप्रेजेंट करोगे इन सेट ए इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज ऑल्सो इक्वल टू 5। ठीक है, अब चलते हैं हम यहां पर यूनियन करते हैं। तो ए यूनियन बी अगर मैं करूंगा तो यहां पर जो ये सेट बनेगा, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं ए यूनियन बी सेट बनाता हूं, वो निकल कर आएगा 1 2 3 4 5 5 6 7। ठीक है, ये सेट बना मेरे पास। और अब मैं कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी काउंट करते हैं तो यहां पे कितना निकल कर आता है, 7 निकल कर आता है। ठीक है, अब मैं यहां पे जाता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसको देखता हूं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी सेट को अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे रिजल्ट कितना आया, 3 एलिमेंट्स आए। और अब मैथमेटिशियंस के मन में ये क्यूरियोसिटी उठनी स्टार्ट हुई, क्या इन नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन है, क्या इन नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन है। अब वो इस रिलेशन को स्टडी करना चाहते थे, और किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक और मैथमेटिकल माइंडसेट क्या होता है, उस परिस्थिति से बात करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम इनसे बात करते हैं और हम अब देखते हैं कि यार हम एक काम करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है मेरे पास वो किसमें आ रहा है, ए यूनियन बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इनसे जो छोटे नंबर्स हैं उनको इससे रिलेट करने के लिए इस परिस्थिति से कम्युनिकेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि यार ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आपके 5 एलिमेंट्स हैं, वो हमने यहां हाईलाइट किए। बी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, वो हमने हाईलाइट किए। ए इंटरसेक्शन बी को देखते हैं हम, ठीक है, जो कि आपके ये वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अलग से हाईलाइट कर दिया है मैंने। सो अब जो आप देख पा रहे हो वो ये है कि अगर मुझे इसको देखना होगा, ए यूनियन बी, जब ये दोनों सेट्स मिलके एक सेट बनाएंगे तो यहां कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है उसको ऐड करो, उसको लिखो, सॉरी, फिर उसमें जितने एलिमेंट्स बी के अंदर है उसको भी लिखो। ठीक है, और फिर
क्योंकि आप यूनियन के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स आपके दो सेट में कितनी बार आएंगे? दो बार आएंगे। सिंपल लॉजिक, कॉमन एलिमेंट्स दो सेट में कितनी बार आएंगे? दो बार आएंगे। तो उसमें से एक बार उसको माइनस कर दो। खुद देखो, परिस्थिति से बात करो, यही तो है। 5 5 10। अब ये जो 3 3 है आपके पास, यहां से अगर मैं 10 में से ये 3 और 3 यानी कि एक 3 मुझे माइनस करना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ए यूनियन बी के अंदर आपको एक ही बार लिखना है। तो यहां से थ्रू ऑब्जर्वेशन मुझे यहां पर ये रिजल्ट मिल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी कि 5 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यानी कि और 5। अब ये जो चीज है ये दो बार आ रही है, ठीक है। और इन दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब मैंने ऐड किया है, पॉइंट को समझना, समझना नहीं, ऑब्जर्व करना, फील करना। जब इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपने ऐड किया तो आप इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को, ठीक है, एक बार काउंटिंग में ला चुके हो और एक बार और ले आए। तो जब एक बार और लाए हो तो एक बार उसको माइनस कर दो, एन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, एंड हियर इज योर रिलेशन। आ गया आपके पास, ठीक है। ये देखो, ये वाला पार्ट हमारा आ गया। अब हम लोग यहां पर एनसीईआरटी वाले मेथड को भी देख लेते हैं, ठीक है। वो जब आप देखते हो तो आप शुरुआती टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जिस तरह हमने यहां कम्युनिकेट किया है, अगेन हमें अगर सॉल्यूशन इसी से आया है तो अगेन इसी से कम्युनिकेट करना होगा, बट एनसीईआरटी में आपको एक डिफरेंट अप्रोच दिया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब उस डिफरेंट अप्रोच को देखते हैं। चलो, तो अब इसको देखता हूं। ये क्या है? ये है मेरे पास सिंपली ए माइनस बी सेट। ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स माइनस कर दो, सिर्फ मैंने 1 2 का सेट लिया है, ठीक है। और जब मैं इसको देखता हूं तो ये क्या है मेरे पास? बी में से ए सेट के एलिमेंट्स को आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये जो ब्लू रीजन है दैट इज ए माइनस बी सेट। ये जो रेड रीजन है, ठीक है, ये क्या है आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी। और ये भी आपके पास क्या है? नीचे भी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। अब जो चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस चीज पर ध्यान दो, ठीक है। जो चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस चीज पर ध्यान दो और देखो आपके पास रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। और वो ऑब्जर्वेबल चीज क्या है कि ए माइनस बी में और ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे किसमें? सेट ए में आ जाएंगे। पॉइंट समझ आया? अब यहां पर आप एक एलिमेंट और लिख दो, ए, ठीक है। और अब इसको ऐसे करो, ये ट्रिपल 3 सेट्स हो गए, ठीक है। और अब देखो सेट बी के अंदर, ये मैंने 3 इसलिए लिए क्योंकि दोनों में सेम नंबर्स आ रहे थे ना, इसलिए मैंने यहां पर एक एक्स्ट्रा कर दिया। बी माइनस ए में आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें अगर आप 3 एलिमेंट्स और ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ जाएगा। यानी कि जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर ए माइनस बी में जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, उसको अगर मैं ऐड कर दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी से, तो मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो यहां बी में से ए माइनस किया था, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स थे जो कॉमन थे। अब उनके एलिमेंट्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो बी के एलिमेंट्स जो अनकॉमन एलिमेंट्स थे उनकी काउंटिंग यहां आ गई, कॉमन एलिमेंट्स की काउंटिंग यहां आ गई, तो टोटल कर दिया तो क्या बन गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एज सिंपल एज दैट। तो हमने ये फाइंडिंग रटी नहीं, हमने ये फाइंडिंग देखी, ऑब्जर्व करी, एंड ऑब्जर्वेशन ही पहला कदम है सही शिक्षा की तरफ। ऑब्जर्व करो, बात करो, रिजल्ट खुद दिखेगा आपको, ठीक है। सो देखो, ये फाइंडिंग मिलने के बाद अब हमने स्टार्ट किया आपका जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को एनसीईआरटी ने किस तरह से शो किया है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब देखो, हम एक चीज और अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नोटिस किया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी पर, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए एंड आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? ये तीनों के तीनों सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट। क्योंकि इनका जब आप कॉमन लोगे, इनको जब आप कॉमन करोगे, सॉरी, ये इनका जब कॉमन एलिमेंट्स ढूंढोगे तो वो कुछ भी नहीं आएगा। और ये अगेन देख सकते हो 1 2 ए माइनस बी के अंदर है लेकिन बी माइनस ए के अंदर नहीं है, ठीक है। 3 4 5 ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, ना ए माइनस बी में है ना बी माइनस ए में है। ए 7 6 आपका बी माइनस ए में है लेकिन ए माइनस बी में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी ऑब्जर्व किया था, यहां पर भी सामने आपके एक सेट है। तो यहां पर अगर ये सारे के सारे डिसजॉइंट सेट हैं और अगर ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए को ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ऐड मतलब इनको जोड़ दिया जाए, यानी कि इनका यूनियन कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलता है? ए यूनियन बी। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों सेट का यूनियन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए यूनियन बी मिलेगा। और अब देखो यहां पर, ठीक है, अब अगेन ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हम यहां काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो काउंट करना। ए माइनस बी के अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 3 एलिमेंट है। अभी हमने इसको दो बार नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है। 3 एलिमेंट और इसके अंदर आपके 3 एलिमेंट, ठीक है। तो 2 + 3 5, 3 8।
और ए यूनियन बी कर लो, आपको 8 एलिमेंट ही मिलेंगे। हाँ, पिछली बार 7 एलिमेंट्स आए थे, बट उस टाइम ए नहीं लिखा था, बट कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा आंसर। ठीक है, तो 2 + 3, ठीक है, कितने हुए 5, +3 हो गए 8, और ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल एलिमेंट कितने आए? 8 एलिमेंट आए। ठीक है, सो यहीं से हमें अपना एक आइडिया मिल गया, और देखो अब हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, और वो क्या है, इसको यहां लिखता हूं मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, इसके एलिमेंट्स, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एज सिंपल एज दैट। जो ऑब्जर्व किया वो लिख दिया, और क्या किया हमने? डेरिवेशन थोड़ी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन से होती है खोज। ये खोज ही तो है, यानी ऑब्जर्वेशन लीड्स यू टू द डिस्कवरी। ठीक है, देख के आपको एक खोज मिलती है, वही चीज हमने यहां पर लिखी है। और अब देखो, अब हमने जो इससे पहले खोज करी थी उस खोज की तरफ बढ़ते हैं कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आ जाएंगे। तो यहां पर मुझे दिख रहा है, अब मैं इसको देखता हूं और इसको देखता हूं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, उस पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर बोर्ड रीजन को थोड़ा सा साफ करते हैं। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मिलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया, तो आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। लेकिन अब यार यहां पे मुझे एक नया टास्क करना पड़ेगा, पहले बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा, फिर मुझे जो आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि यार मेरा फॉर्मूला जो बन रहा है ना, वो एक सिमेट्रिकल, मतलब एक दिखने में सेम टू सेम जैसा लगे, जैसे यहां ए है तो यहां बी नजर आए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपना एप्टीट्यूड लगाया, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाया कि भाई बी माइनस ए में भी अगर यही चीज ऐड होगी तो वो एन बी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस किया एन ए इंटरसेक्शन बी को और माइनस कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी को, और मैजिक हैपेंड। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये देखो क्या बनेगा, एन ए प्लस, इसको देखो बी माइनस ए में अगर ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स के नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड दिस बिकम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और ये बन गया आपका वही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले आपने सिंपली ऑब्जर्व करके ढूंढ लिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, अब उसमें ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार आ गया है, इसलिए एक बार आपको माइनस करना था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एक ही चीज को दो नजरिए से हमने वेरीफाई किया, मैथमेटिक्स के जरिए हमने इस परिस्थिति से बात किया, सॉल्यूशन हमारे सामने खुद ब खुद आ गया। और यही तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों ये तरीका ही क्यों? क्योंकि इस तरीके से आप उस परिस्थिति से बात कर रहे हो और आप खुद को एंगेज कर रहे हो उस सिचुएशन के अंदर जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हो, और सही सही मायने में रटने से, याद करने से। देखो, फॉर्मूला याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि कर करके इतने फॉर्मूले हो जाते हैं कि जब हम, अभी तो आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, बेसिकली ये चैप्टर 1 है, लेकिन चैप्टर 16 17 और जेई में तो 11 12 दोनों होते हैं, तो 30 35 चैप्टर अकेले मैथ के, 30 35 चैप्टर अकेले फिजिक्स के, 30 35 चैप्टर अकेले केमिस्ट्री के, कितना याद करोगे? ठीक है, अगर आप सारा याद करोगे 10% आपको याद रहेगा, 90% आपका एग्जाम अच्छा होगा ही नहीं। परिस्थिति से बात करो, यकीन मानो, एक बार जब आप सेल्फ स्टडी सिचुएशन से बात करके करोगे तो आपका टाइम बचेगा। कैसे बचेगा मैं वो बताता हूं। यू आर क्यूरियस, आप पेपर को लेकर पैशनेट हो, लेकिन आप 10 बार एक ही मेहनत को कर रहे हो, एक ही चीज को याद करने में 10 बार सिंपल सा मैं टाइम लेता हूं, ऐसे कि आपने 15-15 मिनट लगा दिए। ठीक है, तो 15-15 मिनट अगर आपने 10 बार लगाए तो आपका कितना टाइम लग गया, 150 मिनट्स लग गए। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक ही बार 15 मिनट की जगह 30 मिनट एक बार लगाया और सही से कम्युनिकेट किया तो आपको वो एक बार में आ जाएगा। चलो एक बार और आपने कर लिया तो अगेन आपने 60 मिनट लगा दिए, स्टिल यू आर सेविंग। अब आप खुद ही माइनस कर लो, यहां पर 90 मिनट्स का टाइम आप बचा रहे हो। और अगर 90 मिनट्स का टाइम आप बचा रहे हो तो सारे फॉर्मूलाज को उठा के देख लो, स्ट्रेस भी नहीं होगा, मजा भी आएगा, साइंस पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा। और ऐसे 90-90 करके आप कितने मिनट्स बचा लोगे? ये एक जनरल वैल्यू ली है, ऐसा नहीं है 90 मिनट लगता है, डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना बड़ा और छोटा है। लेकिन सही वे में पढ़ने से आप 1 या 2 एफर्ट के अंदर उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लोगे। गलत वे में पढ़ने से आप 10 बार में भी उसको 100% अब्सॉर्ब नहीं करोगे, लेकिन आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, इस स्ट्रेस की वजह से आप उसको बार बार पढ़ोगे, ज्यादा टाइम दोगे। कम समय में सही से पढ़ोगे तो आपके पास जो समय बचेगा उसमें आप अपनी नॉलेज के जरिए अपने आप को 2 लेवल और ऊपर लेके जाओगे, तो फिर आपको ये वाला लेवल इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 8th पढ़ते थे, 10th में आए तो 8th आसान लगने लगी, अब 11th में आओगे तो 8 9 10th आपको बच्चों जैसी लगने लगेगी। सिमिलरली सेव योर टाइम,
स्टडी इन द राइट डायरेक्शन, इंजॉय जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और इससे जब टाइम बचेगा, क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, उस बचे हुए टाइम में भी आप पढ़ोगे, लेकिन एक लेवल और ऊपर जाके पढ़ोगे, उसमें भी टाइम बचाओगे तो उसके एक लेवल और ऊपर जाओगे, और यकीन मानो जेई का पेपर आपके लिए बच्चों जैसा एग्जाम बन जाएगा, ठीक है। जेई का पेपर टफ नहीं है, 1% भी टफ नहीं है, इट्स जस्ट कि हम इस रेस में सही डायरेक्शन में नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है, सही डायरेक्शन में नहीं दौड़ रहे हैं, इसलिए हम थक जाते हैं। तो सही डायरेक्शन में दौड़ने के लिए ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व एंड कम्युनिकेट। सो ये हमारा वो पहला पार्ट है जो हमने यहां पर फाइंड किया, ठीक है, जो हमने यहां पर फाइंड किया, और देखो वो रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आया, वो ये, ठीक है, कि भाई आपके पास ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसको कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी में जो कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन के जरिए। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ बच्चे आपकी क्लास से, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो साइंस स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, सपोज करते हैं कि यार बच्चे इस तरह से, कुछ बच्चों ने पीसीएम लिया है, कुछ बच्चों ने पीसीबी लिया है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीसीएम बी लेते हैं, ठीक है, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएम बी, ठीक है, इस तरह से लेते हैं। तो यहां पर पीसी तो देखो हर जगह कॉमन है, तो हम यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं, कुछ बच्चे मैथ, कुछ बच्चे बायो, कुछ बच्चे मैथ और बायो दोनों, ठीक है। अब हम यहां पर, मुझे नहीं पता आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, तो मैं यहां पर अपने से एक वैल्यूज लेता हूं, आप अपनी क्लास के अंदर इन चीजों को चेक करना और देखना कि क्या सही आंसर आता है या नहीं, ठीक है। सो यहां पर हम लोग लेते हैं कि भाई मैथ पढ़ने वाले टोटल बच्चे हैं 100, ठीक है, बायो पढ़ने वाले टोटल बच्चे हैं आपके 50 ले लेता हूं, ठीक है, और मैथ और बायो दोनों पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो हैं आपके पास लेट से 30, ठीक है, जो मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं। तो अब यहां पर ये 100 बच्चे, यानी कि आपने एक सेट बनाया, उन बच्चों के नाम लिखे उस सेट के अंदर जो मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, एक दूसरा सेट बनाया, उन बच्चों के नाम पढ़े जो बायो पढ़ते हैं, और एक तीसरा सेट बनाया जिसमें आपने उन बच्चों का नाम लिखा जिसमें मैथ और बायो दोनों आ जाते हैं, और वो सेट आप कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन के जरिए निकाल लोगे, किसका, मैथ और बायो का, ठीक है। एंड अब इन सेट्स को जब आपने देखना स्टार्ट किया ठीक है, सो अब देखो, तो अब यहां पर आता है मेरे पास कि मैं इसको देखूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स यूनियन बायो कर दूं, तो इसको हम फॉर्मूले की तरह देखते हैं, लेकिन नहीं, मैथ्स यूनियन बायो मुझे क्या पोर्ट्रे कर रहा है, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आप इस चीज को समझोगे, मैथ के बच्चे हैं भाई, यहां पर ये मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये बायो के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये जो कॉमन बच्चे हैं, अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, और ये कॉमन वाला, तो अगर मैं इसकी और इस सेट के नंबर्स को ऐड करूंगा तो ये इंटरसेक्शन 2 बार आएगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया था। उसमें से अगर एक बार माइनस कर दूंगा तो मुझे इन दोनों सेट्स को ज्वाइन करके जो सेट बन रहा है उसी के अंदर तो वो सारे बच्चे आ जाएंगे ना, जो मैथ भी पढ़ रहे हैं, बायो भी पढ़ रहे हैं, और वो भी बच्चे आ जाएंगे जो मैथ बायो दोनों पढ़ रहे हैं। तो ये क्या पोर्ट्रे कर रहा है, रियल लाइफ से बात करो, ये पोर्ट्रे कर रहा है टोटल स्ट्रेंथ को, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस स्ट्रीम, ठीक है। और आप यही करना, आप अपनी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ आपको पता होगी ना, तो चेक करना इतने बच्चे बायो मैथ में हैं, इतने बच्चे बायो में है, और कितने बच्चे मैथ बायो में है, और देखना आपकी टोटल स्ट्रेंथ निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायो प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ इंटरसेक्शन बायो, ठीक है, यानी कि जो कॉमन बच्चे हैं, क्योंकि 2 बार आ जाएंगे ना ऐड करने में मैथ और बायो के अंदर, तो एक बार माइनस करना है, एंड सी 100 प्लस 50 माइनस 30, और आपकी क्लास की स्ट्रेंथ आ गई 120। चेक करो, आप खुद स्कूल जाओगे, अपनी क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ को देखोगे, चेक करो, ठीक है, आपके पास रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है, ये हमें पता चला। अब मान लो कि मैं ये जानना चाहता हूं कि यार मेरे को क्लास की स्ट्रेंथ पता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूंगा आप लोगों के लिए, और वो एक्सटेंड करने के पीछे रीजन बस इतना ही है कि मैं चाहता हूं कि पहले चैप्टर के साथ ही आपका ऑब्जर्वेशन का और राइट मेंटालिटी और राइट डायरेक्शन में पढ़ने की एक हैबिट बन जाए, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर एक एडिशनल स्टेप्स इसके अंदर, एडिशनल स्टेप नहीं, एडिशनल ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए डाल रहा हूं जो आपको करना है, ठीक है। तो आप देखो, सेट्स का यूज कैसे करना है ये तो हमें समझ आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे क्लास की स्ट्रेंथ पता है, ठीक है, क्लास की स्ट्रेंथ पता है, बट कितने बच्चे कॉमन है ये नहीं पता है, तो क्लास की स्ट्रेंथ है आपकी 120, ठीक है, लेकिन कितने कॉमन बच्चे हैं ये नहीं पता है, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं भाई, इसको यहां ले आऊंगा, इसको यहां ले आऊंगा, आंसर देखो खुद आएगा, एन एम इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो बच्चे मैथ और बायो दोनों पढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू खुद 30 आएगी, 150 माइनस 120 इज 30, आंसर आ गया आपके पास। अब एडिशनल स्टेप क्या है हम जनरली फॉर्मूलाज को देखते हैं, और ये स्टेप इसलिए है क्योंकि आपको यहां पर नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन, उसके साथ भी एक कनेक्शन दिखेगा, क्योंकि जब हम दो चीजों के बीच में, यहां पर क्या है, यहां पर इसके 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 बीच में क्या है, ये रिलेशन है कि भाई इसकी वैल्यू ये होगी तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब इस सिचुएशन को अगर हटा दो,
मान लो कि मेरी क्लास में 120 बच्चे नहीं है, 110 बच्चे हैं, ठीक है, तो मेरे पास आंसर देखो क्या आएगा आपके पास, 150 में से 110 गया, 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के ऊपर जब हमने देखा कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू चेंज होने से हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, और इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करना ही आप मैथ पढ़ रहे हो तो एक मैथमेटिशियन की तरह ही पढ़ोगे, तो मैथमेटिशियन की तरह ही हम इस परिस्थिति से चलो एक बार और बात करते हैं, अब थोड़ा सा और अंदर घुस के बात करते हैं, ठीक है। और वो क्या है कि यार मैंने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ, ठीक है, इन वैल्यूज को हम ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायो लेट्स से 50 है यहां पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन बायो यानी कि जो कॉमन है उसको अभी मैंने 30 ले लिया, ठीक है, उसको मैंने यहां पर 30 ले लिया। और अब मैं यहां पर अपने जो हमने अभी ऑब्जर्व किया था उस रिजल्ट को यहां पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स यूनियन बायो, जो कि क्लास की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायो माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन बायो, ठीक है। वट इफ मैं यहां पर एक चीज देखने की कोशिश करता हूं कि यहां पर अगर मैं 3 नंबर्स को देखूं, ठीक है, मुझे भी नहीं पता मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 3 नंबर्स देख रहा हूं, इन 3 नंबर्स में से एक नंबर मुझे बहुत बड़ा नजर आ रहा है, सबसे बड़ा होगा, एक नंबर सबसे छोटा होगा। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक सबसे बड़ा नंबर होगा, एक सबसे छोटा नंबर होगा, एक नंबर आपका क्या कहते हैं आपका ये मिड में होगा, या फिर एक अकेली पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि तीनों नंबर सेम होंगे या 3 में से 2 नंबर सेम होंगे। यही आपकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उन्हें पॉसिबिलिटीज को देख के मैंने ये कहा कि यार चल ऐसा मानते हैं, इस परिस्थिति को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो कि क्लास की स्ट्रेंथ 100 से छोटी हो। टोटल स्ट्रेंथ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लास की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये क्लास की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इफ इट इज लेस देन 100, ठीक है, तो हमने यहां पर इसको लेस देन 100 यानी कि 90 ले लिया, ठीक है, 90 ले लिया। और अब हम यहां पर, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इस वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मैथ इंटरसेक्शन बायो में कितने स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ कितने 100 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायो कितने 50 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथ और बायो दोनों पढ़ रहे हैं, तो यहां पर रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। अब आप इसको इधर लेकर आओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ इंटरसेक्शन बायो, ये तो हमें आता ही है, हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, 150 माइनस 90 एंड दैट गोज 60। अब यहां पर हमें लगा यार वाओ आंसर तो आ गया, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ से कम है एंड वी गेट द आंसर, इतने बच्चे कॉमन हैं। और कई बार जेई वाले क्या करते हैं, इसी चीज में आपको ट्रिक कर देते हैं, लेकिन यहां पर मुद्दा जेई का नहीं है, अभी मुद्दा यह है कि सॉल्व करना मुझे आता है, लेकिन ऑब्जर्व करना, सॉल्व करने में जो लर्निंग मिलती है वो सिर्फ आपको स्टेप्स बताती है, लेकिन कम्युनिकेट करने से जो लर्निंग मिलती है वो आपको असली गणितज्ञ बनाती है, दुनिया से बात करना सिखाती है, ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहा है, मैं इससे बात करता हूं, तुम कह क्या रहे हो, ये कह रहा है कि मैथ और बायो के जो कॉमन बच्चे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू 60 है, लेकिन टोटल बायो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ही 50 है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा। खुद सोच के देखो, बायो पढ़ने वाले जितने भी नाम थे यहां पर, उनकी जब काउंटिंग की गई तो वो 50 आई, और मैथ और बायो दोनों पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कभी भी 60 हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर आपका रॉन्ग है। इट मींस कि एन एम यूनियन बी की वैल्यू कभी भी आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे छोटी होगी ही नहीं। तो आपको अगर मान लो, अब जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मान लो सेम क्वेश्चन इसी तरीके से उठा के दे दिया, ठीक है, तो वो आपका 60 ऑप्शन में होगा, आप टिक मारोगे, खुश हो जाओगे, 4 नंबर आएंगे, बट मिलेगा कितना, -1, यानी कि 5 नंबर का लॉस, 4 नंबर जो आने वाले थे, 1 नंबर जो गलत हो गया, ठीक है। सो जेई का पॉइंट ऑफ व्यू अभी थोड़ा साइड रखते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, लेकिन बात को समझो, ऑब्जर्व करोगे, बात करोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। हमें कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस तो इस चीज से हो जाता है कि यार हमने किया सही बट फिर भी क्यों गलत हुआ, ये चीज हमें ज्यादा स्ट्रेस देती है। तो देखो, हमने किया सही, हमने स्टेप सारे फॉलो किए, लेकिन स्टेप से लर्निंग नहीं मिलती है, लर्निंग मिलती है कम्युनिकेट करके, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है, ये काम आप भी करोगे। और अब चलते हैं हम यहां पर नंबर ऑफ मैथ्स के स्टूडेंट, देखो अगली कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ के स्टूडेंट 100 हैं, बायो के स्टूडेंट 150 हैं, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि यार 100 और 50 को अगर मैं जोड़ता हूं तो वो बनता है 150। चलो 150 के ऊपर निकल के देखते हैं, मैक्सिमम लिमिट के ऊपर निकल के देखते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि यार मेरी जो क्लास की स्ट्रेंथ है, ठीक है, लेट से वो 150 से ज्यादा है, तो मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, इस वैल्यू को लिया 160, ठीक है, 160 लिया। अब ये ब्लैक वाला जो है वो रब कर देते हैं, ठीक है, इसको 60 लिया, यहां पर आ गया 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायो 50 माइनस एन, मैथ्स इंटरसेक्शन बायो के जो स्टूडेंट है वो मैंने ले लिए, एंड अब अगेन ये आ जाएगा एन, मैथ्स इंटरसेक्शन बायो की वैल्यू 150 में से 160 माइनस करोगे, -10 आएगा। क्या काउंटिंग कभी भी नेगेटिव में आ सकती है कि मैथ और इंटरसेक्शन, मैथ और बायो पढ़ने वाले बच्चे जो कॉमन है वो -10 हों।
इज इट रियलिटी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब यहां पर आप 150 के ऊपर भी नहीं जा सकते हो, यानी कि क्लास की जो स्ट्रेंथ है ए यूनियन बी will always be less than equal to number of elements in A अच्छा मैंने यहाँ A भी लिखा है तो यहाँ पर भी A ही लिखता हूं, प्लस B ग्रेट, और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपका ए भी हो सकता है, मतलब जिसमें आपका ज्यादा एलिमेंट्स हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, इफ एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, तो मैंने यहां पे लिख दिया है। अगर यहां पर होता अगर होता एन बी ग्रेटर देन एन ए, तो यहां पर रिजल्ट ए नहीं आता, यहां पर क्या होता, वो बी होता। क्या ये चीजें याद करनी चाहिए, या हम बात करके लिख सकते हैं? हम बात करके लिख रहे हैं, ठीक है। यही है मैथ्स और साइंस पढ़ने का सही नजरिया और सही तरीका, ठीक है। सो हमने एक चीज फाइंड कर ली कि भाई अब अगर मैं कभी इनके क्वेश्चंस कर रहा हूंगा और मेरा आंसर सबसे बड़ी वैल्यू जो सिंगल वाला जो सेट है, ठीक है, मैथ्स का सेट है मान लो, या वहां पर जो भी परिस्थिति हो, टॉफी हो, बटन हो, घोड़े हो, हीरे हो, तारे हो, ठीक है, अगर उससे छोटी वैल्यू आ रही है, इट मीन्स हमने गलती करी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि रियलिटी में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ये चीजें, अब पता है एक और प्रॉब्लम है हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ, ये चीजें एज अ फॉर्मूला प्रोवाइड की जा रही हैं आपको, एज अ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही हैं कि बेटा देखो, इससे बड़ा आंसर आएगा ना तो गलत है, इससे छोटा आएगा तो भी गलत है, इससे आप अपने 4 नंबर बचा सकते हो और 1 नंबर नेगेटिव के बचा सकते हो, आप इसको याद करके रखो, यही आपकी असली शिक्षा है। गलत। इसको पहले बात करके खुद ढूंढो, क्योंकि जब खुद ढूंढोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। तो फिर आने दो पेपर में, जब आपके पास नॉलेज है तो नंबर कौन काट सकता है? गारंटी तो तभी मिलेगी ना जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज पर फोकस करो, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई इसकी वैल्यू इससे बड़ी छोटी नहीं हो सकती। किससे बड़ी छोटी? भाई जो सबसे बड़ा सेट है जिसमें एलिमेंट सबसे ज्यादा है, उससे बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर बराबर के लिए भी हमने देखा नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। व्हाट इफ दिस इज 100, दिस इज 100 प्लस 50 माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर एन एम इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी आपके पास 50, 150 माइनस 100, एंड इट इज पॉसिबल। क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे बायो में है, उन 50 बच्चे बायो में 50 के 50 ने मैथ भी ली है, इट इज पॉसिबल। तो यहां पर देखो ये रीजन के अंदर आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। 150 लिखते हैं, 150 में क्या होगा? 100 प्लस 50 माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी, और यहां पर एन एम इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। भाई मैथ के अलग है, बायो के अलग है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने मैथ बायो दोनों ली हो, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस रीजन में ये काम करेगा। और अब यहां से मैंने कहा था ना आपको रिलेशन के लिए एक हिंट मिलेगा, रिलेशन फंक्शन के लिए। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि 100 के नीचे की वैल्यू जो हमने पहली वीडियो देखी थी ना, पहली वीडियो जो हमारी सेट्स के ऊपर थी, उससे कनेक्ट करो अब इसको, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हम सेट्स क्यों बनाते हैं? रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए, और अब कड़ियां जुड़ रही हैं, ठीक है। अगर यहां पर 100 के ऊपर नीचे की वैल्यू लूं, क्या फॉर्मूला में तो वो वर्क करेगा, बट क्या उसकी एग्जिस्टेंस रियलिटी में कोई मायने रखती है? नहीं। तो इसके लिए जो वैल्यूज को मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है, वो इन पर डिपेंडेंट होगा। इसके अकॉर्डिंग मैं एक सेट बनाऊंगा कि भाई 100 से लेकर 150 तक की ही वैल्यू इसमें इनपुट दो, उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है। इस परिस्थिति में अगर ये 40 होता तो मैं कहता 100 से 140 के बीच में ही आप इनपुट दो, उसके ऊपर आप इनपुट दोगे, फॉर्मूला वर्क करेगा। लेकिन उसका एग्जिस्टेंस उस परिस्थिति के लिए, जिस परिस्थिति के लिए इस फॉर्मूले को आपने बनाया है, वहां उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, एंड कनेक्शन बिल्ड हो गया। और इन रेंज, इन वैल्यूज के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आपका रेंज होगा, और उसका भी हम एक सेट बना देंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आगे चल के आप इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे, तो जब आप सीधे रास्ते जा रहे हो और उल्टा आ रहे हो, तो पहले जो इनपुट है उससे आउटपुट आया। अब इनवर्स का मतलब क्या हो गया? इस आउटपुट को आपने इनपुट ले लिया, उससे आपने इनपुट को देखा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सही से कम्युनिकेट करो तो हर चीज देखो आसानी तो नजर आएगी, ठीक है। और अब कड़ियां भी जुड़नी शुरू हो गई, ठीक है। चलो तो ये किया हमने, थोड़ा सा मैंने लंबा किया आपको, ठीक है, लेकिन आपके इन सब चीजों के बारे में आपके बुक्स में है नहीं, लेकिन इन्हीं सब चीजों, इन्हीं परिस्थितियों पे तो सवाल बना के आपको पेश किए जाते हैं, जिन पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर परिस्थिति को लेकर बात कर लो, बात करोगे जवाब मिल जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। जेई का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप उसको एक परिस्थिति समझो, उस परिस्थिति से बात करना तो हम इन लेक्चर्स में सीख ही रहे हैं ना, उसी तरीके से उससे बात करो, बात करने के बाद जवाब खुद दे देगा नेचर आपको, और वही ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, टिक मारो, आगे बढ़ो, 4 नंबर गारंटेड है। बिना बात किए मेमोरी बेस्ड आंसर किया है आपने, तो प्रोबेबिलिटी में आ जाओगे, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं, हम अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। लेकिन इस चीज को बढ़ने के लिए मैं ये कहूंगा, हो सके तो वीडियो को यहां पर आप पॉज कर दो, डू योर सेल्फ, पहले वो बात देख लेना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, डू योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 3 सेट्स का यूनियन किया है,
तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले 3 सेट्स बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये 3 सेट बना लिए। अब इन 3 सेट के अंदर, ठीक है, मैं अपने रीजन्स डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये जो रेड रीजन है, ये क्या है, नंबर ऑफ, सॉरी नंबर नहीं, अब इसे सेट की तरह लूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और जो ये वाला सेट है, देखो इन दोनों के अंदर वो है आपका ए और सी का इंटरसेक्शन। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये आपका है, ये चीजें आपको पता ही है तो मैं आपको बस दिखा देता हूं। ये वाला रीजन जो है दैट इज ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला रीजन जो है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन जो है दैट इज बी इंटरसेक्शन सी, और इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच हम स्टडी करना चाहते हैं, तो भाई 3 के साथ हमने क्या किया, हम यूज करेंगे, आप पॉज करके सेल्फ करो, ठीक है, चाहो तो बस ये हिंट सुन लो पहले, ठीक है। हम किसका यूज करेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमें एक बार रास्ता दिख जाता है ना, बस अब हमने पिकअप पकड़ लिया, अब दौड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट को मैं इस तरह लिखूंगा, ए यूनियन, ब्रैकेट बना दूंगा बी यूनियन सी, क्योंकि ये दोनों तो सेम होते हैं, ठीक है, ये हमने यूनियन वाले पार्ट में देखा ही है, ठीक है। तो अब ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो इसको आप पॉज करो और आप कंटिन्यू करो, ठीक है। जब कर लोगे तब वीडियो को ऑन करके फिर स्टार्ट करना, ठीक है। चलो, तो अब देखो, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको देखा जाए तो यहां पर 2 सेट्स हैं, इसके लिए तो मैं अपना रिलेशन बिल्डअप कर ही चुका हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ये रिलेशन हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं 2 सेट्स के बीच में, तो हमने उसी चीज को यूज किया, दैट इज वाई मैंने यहां लिखा ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहां पर इसको देखो, एन ए को तो एन ए ही रहने दो, क्योंकि मैं हर चीज एन ए एन बी एन सी के फॉर्म में लाना चाहता हूं। अब ये यहां पर भी 2 सेट्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, एन, इन 2 सेट्स को मैं कैसे ओपन करूंगा, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अभी सिर्फ ये बीच वाला पार्ट लिखा है, अब बारी आती है थर्ड पार्ट की, और इसको देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये चीज हमने इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टी यानी कि पिछली लेक्चर के अंदर हमने देखा था। ये क्या आएगा आपके पास, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, पहले इसको ओपन करते हैं, एन को बाहर ही रखते हैं, इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और यूनियन का तो फॉर्मूला हम बिल्डअप कर ही चुके हैं, ठीक है। और अब देखो, अब मैं यहां पर सिर्फ इसको ओपन करूंगा पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये सेट एक है, ये दूसरा सेट है, ये देखो, ये दोनों आपके सेट्स हैं, ब्रैकेट बना हुआ है, तो यहां पे एक माइनस लगा देता हूं और बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं पहले। तो ये सेट लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और ब्रैकेट यहां पर क्लोज। ये सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है। एंड अब नोट करना, ए इंटरसेक्शन बी को देखो, ए इंटरसेक्शन बी को देखो, वो कौन सा रीजन है आपका, वो ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं आपका ए इंटरसेक्शन सी पे चलते हैं, उसको मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी पे चलते हैं, ये रहा, ये देखो ब्लैक कलर का रीजन, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है, वो देखो ब्लैक और ब्लू कहां, वो आपके मर्ज हो रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये वाले रीजन में। तो ये रीजन कौन सा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो ये यहां पर बन गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, काम खत्म, इसका काम खत्म मतलब, ठीक है। तो हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, खोज रहे हैं, और उन खोज से हमें जवाब मिल रहा है। तो ये देखो, ये वाला पार्ट मेरा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया है। अब इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और अब देखो, यहां से मैं ब्रैकेट हटाता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है वो प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका प्लस हो जाएगा। तो फाइनली अब जो आपका रिजल्ट आया उसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूं ताकि आपको दिखे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब देखो, बी सी ए बी ए सी, तो सीक्वेंस में लिखते हैं, थोड़ा शो ऑफ करते हैं यहां पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी,
अब ए बी का हो गया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए सी का इंटरसेक्शन करो या सी ए का इंटरसेक्शन करो, एक ही बात होती है, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। इससे क्या होगा, आपको रिमेंबरिंग पावर बढ़ेगी, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्लस में आ गया है, तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दिस थिंग, ठीक है। और ये फॉर्मूला रटोगे तो अपना स्ट्रेस बढ़ाओगे। कम्युनिकेट करो, फॉर्मूला यूज करने के लिए ही बनते हैं, लेकिन पहले उसको डिस्कवर करो फिर यूज करो। अब आपको पता है ये कैसे आया है, भूल भी गए तो खुद बना सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई आपको सेल्फ स्टडी इसी तरह करनी है। अब 3 की परिस्थिति ले लो, ठीक है, 3 की एक परिस्थिति, भाई से फॉर्मूला ही आया है, परिस्थिति से तो बात करनी बाकी है, ठीक है। तो भाई यहां पर हम एक परिस्थिति बनाते हैं, चलो। तो हम लोग यहाँ एक स्पोर्ट्स के लिए एक परिस्थिति बनाते हैं, चलो देखते हैं इसको। तो ऐसा सपोज करते हैं कि यार लेट्स से कि हमारी क्लास में, आपकी क्लास के अंदर ही स्पोर्ट्समैन लेते हैं जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, कि यार फुटबॉल खेलने वाले 50 बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने वाले आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं आपके ही क्लासरूम के अंदर। आप अपनी क्लासरूम के अंदर स्पोर्ट्स के ग्रुप्स को देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपना डेटा खुद लिखना, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि यार फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले यानी कि कॉमन बच्चे जो हैं वो आपके पास में ले लेता हूं यहां पर लेट्स से 10, एंड क्रिकेट एंड वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे ले लेता हूं मैं यहां पर 15, एंड फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलने वाले जो कॉमन बच्चे हैं उनको मैं ले लेता हूं 5 यहां पर। और अब मैं यहां पर क्लास की टोटल स्ट्रेंथ को, ठीक है, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ लेना चाहूंगा, जो कि बेसिकली होगा आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्पोर्ट्समैन की टोटल स्ट्रेंथ को, जितने बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अकेला सिर्फ फुटबॉल ही क्यों ना खेल रहा हो, वो भी तो स्पोर्ट्स में ही आएगा। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्पोर्ट्स पीपल जो आपकी क्लासरूम के अंदर है उनकी स्ट्रेंथ को बताएगा। तो यहां पर जो स्ट्रेंथ है टोटल, ठीक है, स्ट्रेंथ जो मैं लेता हूं यहां पर वो मैं ले लेता हूं लेट्स से 100, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो हमने अपनी एक परिस्थिति यहां पर क्रिएट कर ली। अब उस परिस्थिति के अनुसार देखो, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ए यहां पर मेरा ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया। ए क्या बता रहा है, फुटबॉलर्स की स्ट्रेंथ बता रहा है, बी क्या बता रहा है, क्रिकेट खेलने वालों की स्ट्रेंथ बता रहा है, सी क्या बता रहा है आपको, वॉलीबॉल खेलने वालों की स्ट्रेंथ बता रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले वो बच्चे जो ये दोनों गेम खेलते हैं वो बच्चे 10 हैं। ए इंटरसेक्शन बी वाले कितने बच्चे हैं, ये बच्चे आपके 15 हैं। और ये क्रिकेट और वॉलीबॉल बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, और फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे 5 हैं। और ये तीनों खेलने वाले जो बच्चे हैं वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अब इस परिस्थिति को अगर मैं एक बार को ये डेवलप नहीं करता, पॉइंट को समझना, लेट से आप इसको इग्नोर कर दो, मैंने इसको डेवलप ही नहीं किया और अब मुझे इस डेटा पे जाना है, तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद सोच के देखो कि हम मैथमेटिक्स में डिस्कवरीज कर क्यों रहे हैं। अगर मैं इसको बनाने के बाद, एक बार मेहनत करने के बाद अगली बार से मेरी मेहनत बच रही है, दैट इज वाई वी डू डिस्कवरीज इन मैथमेटिक्स। अब इस डिस्कवरी का फायदा देखो क्या मिलेगा। टोटल स्ट्रेंथ आपकी 100 है, फुटबॉलर्स कितने हैं आपके पास 50, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं 40, और आपका वॉलीबॉल प्लेयर्स कितने हैं 30। माइनस करना है कॉमन कितने हैं फुटबॉल क्रिकेट में 10, क्रिकेट और वॉलीबॉल में यानी कि बीसी में कितने हैं आपके पास 15, फुटबॉल और वॉलीबॉल यानी कि सीए में कितने हैं आपके पास 5 प्लस एन, फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट इंटरसेक्शन वॉलीबॉल यानी कि ए बी सी, ठीक है। और जस्ट अब इसको सॉल्व करो और देखो आपका काम हो गया। ये हो गया आपके पास 90 और 30 120, 120 माइनस 10 15 25 और ये 30 माइनस 30 प्लस एन, एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन वॉलीबॉल इज इक्वल टू 100। और यहां पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर 90, 100 इक्वल टू 90 प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन वी, और यहां पर इसको लाएंगे तो एन एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन वी, ये इंटरसेक्शन है, इज इक्वल टू 10। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो आपके तीनों स्पोर्ट्स को खेलते हैं। सो काम कितनी जल्दी हो रहा है, वो वही एक चीज को जिसको हमें करने में टाइम लगता है, वो टाइम हम बचा सकते हैं। दैट इज वाई वी मेक फॉर्मूलाज। हम फॉर्मूलाज को क्या लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, उस परिस्थिति में समय बचाने के लिए। क्वेश्चन मात्र एक परिस्थिति होती है और कुछ नहीं। और अब यहां पर आपको एप्लीकेशन के अंदर ना नेक्स्ट आपको एक टेस्ट मिलेगा, जिस टेस्ट के अंदर आपको यहां पर ये ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। तो टेस्ट आपको पता ही एप्लीकेशन में सिर्फ एक बार ओपन होता है। दैट इज वाई आपके पास ये रहेगा कि यहां पर जो ये टोटल स्ट्रेंथ है इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी लेनी है, ये आपको स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर उस टेस्ट को आप कंटिन्यू करना, ठीक है। मतलब उस टेस्ट में अपने अपने रिजल्ट को, जो ऑब्जर्वेशन है उसको लिखना। क्यों करना है ऐसा, भाई चाहूं तो मैं आपको यहां पर बता सकता हूं, बट वहां पर आप लोगों को आंसर खुद मिल जाएगा। लेकिन जब आप चीजों को खुद ढूंढते हो, देखो ऐसा तो नहीं है
कि अब आपको वो तरीका नहीं पता है, वो राह नहीं पता है कि किस राह पे चल के आपको वहां उस जवाब तक पहुंचना है, तो अब बारी आपकी है, आपको उस रास्ते पर चलना है और उस जवाब तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो ये वाला टास्क आप जरूर करना। ठीक है, और उसमें आपको आपके एग्जाम्स के लिए भी नॉलेज मिल जाएगी। कैसे? जो चीजें आप फाइंड करोगे उन्हीं के ऊपर तो आपको जेई और बोर्ड या स्कूल्स आपसे क्वेश्चंस करेंगे, और क्योंकि उस परिस्थिति को आपने सेल्फ ऑब्जर्व किया है, यानी कि सेल्फ स्टडी करी है और उन सारे वाइस का जवाब आपने ढूंढा है, इसलिए आप उस परिस्थिति से भली भांति परिचित हो। और आने दो, अब कोई भी क्वेश्चन हम कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो देखो 3 की परिस्थिति भी हमारे पास हो गई, और ये रहा उसका फॉर्मूला जिसका यूज करके हम अपने समय को बचाते हैं। दैट इज वाई वी मेक फॉर्मूलाज। चलो, अब एक लास्ट परिस्थिति आपके पास बची है, उस चीज को देखते हैं। अभी तक हमने जितना भी इंफॉर्मेशन लिया था वहां पर आपके सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, अब आपके ही यहां पर हम एक दूसरे तरीके से सेट बनाते हैं। ठीक है, और वो क्या है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। क्यों? क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज होते हो कि आपके पास 2 फॉर्मूलाज के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन आता है, जिसमें यूनिवर्सल सेट का यूज होता है और किसी में यूनिवर्सल सेट का यूज नहीं होता है। तो चलो ऐसी परिस्थिति से कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम उस परिस्थिति से परिचित रहें, और क्वेश्चन को बस पढ़ने से हमें समझ आ जाए कि किस परिस्थिति के लिए बात कर रहा है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगा के अपने समय को बचा के फटाक से नंबर को गेन करना है। ठीक है, और वो ये है कि भाई 11th ग्रेड को लेते हैं हम। ठीक है, 11th ग्रेड को लेते हैं कि यार टोटल बच्चे जो 11th ग्रेड में हैं, यानी कि आपके कुछ बच्चे साइंस में होंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स में होंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स में होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे आपके आर्ट्स में होंगे। तो लेट से हम यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि साइंस में आपके टोटल बच्चे जो हैं, ठीक है, वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के बच्चों को जब मैं ऐड करता हूं तो टोटल स्ट्रेंथ आपकी 300 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई? 300 आ गई। अब मैं यहां पर कहता हूं वही पुराना वाला एग्जांपल जो हमारे पास था, जो पहला एग्जांपल था कि भाई मैथ पढ़ने वाले, अब सिर्फ साइंस स्ट्रीम के अंदर चल रहे हैं, मैथ पढ़ने वाले 100 बच्चे हैं। ठीक है, बायो पढ़ने वाले आपके 50 बच्चे हैं। ठीक है, और बारी आती है आपकी मैथ और बायो, यानी कि मैथ इंटरसेक्शन बायो जो दोनों पढ़ रहे हैं, वो आपके 30 बच्चे हैं। ठीक है, तो आपके पास यहां पर आपको टोटल स्ट्रेंथ साइंस की पता ही है, पिछले ऑब्जर्वेशन से टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी मैथ यूनियन बायो की, वो थी आपके पास टोटल 120। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें 120 स्टूडेंट्स हैं, तो अब इस परिस्थिति में अभी हम वैल्यूज को जानते हैं। दैट इज वाई हम बता सकते हैं कि यार अगर 300 में से 120 को मैं माइनस कर दूं तो 180 आंसर आएगा। 180 बच्चे आपके नॉन साइंस स्टूडेंट हैं, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, तो अब इस परिस्थिति को देखते हैं और जानते हैं कि यह परिस्थिति आई कैसे। तो यार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो सेट होगा उसको अब हम एक सेट से नहीं, क्योंकि ये वाला जो सेट होगा इसको आप यूनिवर्सल सेट की तरह ही तो ट्रीट करोगे, क्योंकि इसके अंदर कॉमर्स का भी सेट है, आर्ट्स का भी सेट है, साइंस का भी सेट है, मैथ का भी सेट है, बायो का भी सेट है। तो इस बड़े वाले सेट को आप यहां पर किसकी तरह कंसीडर करो? आप यहां पर इसको कंसीडर करो यूनिवर्सल सेट की तरह करो। क्या बोलूं मैं, यहां पर है ही वो यूनिवर्सल सेट। और पिछले एग्जाम्पल से जिसमें आपको ये नहीं दिया हुआ था, इस एग्जाम्पल से आप उसको कंपेयर करो एक बार, तो आपको यहां पर नजर आएगा कि यहां पर टोटल स्ट्रेंथ सिर्फ मैथ और बायो की जितनी नीड थी, उसी सेट की इंफॉर्मेशन या उसी सेट को हमें नहीं, मुझे सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अगेन कंफ्यूजन होगी। ठीक है, वो ये है कि जब आपको यहां पर पिछले एग्जाम्पल के अंदर आपका M यूनियन B से जो सेट बन रहा था, यही आपका यूनिवर्सल सेट था, तो आपको अलग से ये रेक्टेंगल के फॉर्म में यूनिवर्सल सेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहां पर आपके सिर्फ साइंस के स्टूडेंट नहीं है, कॉमर्स और आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पर आपको यूनिवर्सल सेट शो करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अब यहां पर एक तरीके से ऐसा समझो कि परिस्थिति को कैसे समझे कि हम बात कर रहे हैं साइंस के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, बात कर रहे हैं हम किसी एक पर्टिकुलर सेट के लिए, उस सेट के अलावा जो कुछ भी है अगर आपसे वो पूछ लिया जाए, अगर सिर्फ इस परिस्थिति को देखो तो आपके साइंस के स्टूडेंट थे और साइंस के स्टूडेंट के अंदर ही आपको डेटा को कैलकुलेट करना था जो पूछा गया है आपसे या जो परिस्थिति आपने बनाई है। लेकिन अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो ये है कि नॉन साइंटिफिक स्टूडेंट या नॉन साइंस स्टूडेंट कौन कौन से हैं, तो वो साइंस के पूरे सेट से तो बाहर हो गया, और जब वो बाहर चला गया तो इट मींस इन सेट्स के अंदर इनका डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास ये आ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट आपके पास कितने हैं? 300 हैं। ठीक है, और अब आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉन साइंस। ठीक है, नॉन साइंस क्या होगा? ठीक है, अब इसको देखो, नॉन साइंस को आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसको देखो कि भाई आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से साइंस का जो सेट है अगर उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, साइंस का जो सेट है, ठीक है, और साइंस का सेट में आपके मैथ बायो मिला कर आएंगे, यानी कि जो ये साइंस का सेट है वो किसके बराबर होगा? साइंस का सेट होगा आपके पास मैथ यूनियन बायो के बराबर, एज सिंपल एज दैट। मैथ और बायो के जो कॉमन बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि ये 120, ये आपकी टोटल साइंस की स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर साइंस के बच्चों को माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो नॉन साइंस की जो नॉन साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं
उनका सेट बनकर आ जाएगा और मुझे अब उसकी वैल्यू उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हैं और ऐसे केसेस में मैं यूनिवर्सल सेट वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। और बात यह आती है कैसे करूंगा, ठीक है। तो अगेन हमें परिस्थिति समझ आ गई है, अब हमें परिस्थिति से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो नॉन साइंस स्टूडेंट, ठीक है, तो नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए मैं यहां पे वर्ड यूज करता हूं एनएस, नॉन साइंस, ठीक है। नॉन साइंस स्टूडेंट की मुझे यहां पर स्ट्रेंथ बतानी है, इस सेट की मुझे स्ट्रेंथ बतानी है। तो ये किसके इक्वल होगा लॉजिकली, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं यहां पर, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के सेट को मैं माइनस कर दूं तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये इसके बराबर होगा। तो भाई यहां पर एक साइंस स्ट्रीम को हम लोग बनाते हैं, ये रहा साइंस स्ट्रीम, ठीक है, ये रहा साइंस स्ट्रीम। और अब मैं अगर यहां पर कहूं तो नॉन साइंस स्ट्रीम क्या होगा, देखो ये साइंस स्ट्रीम है तो नॉन साइंस स्ट्रीम क्या होगा, नॉन साइंस स्ट्रीम होगा साइंस स्ट्रीम का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने पढ़ लिया है कि भाई इसमें ये किसके बराबर है, ये बराबर आपके यूनिवर्सल सेट माइनस साइंस की स्ट्रीम के सेट के इक्वल है, ठीक है। और उन्हीं सेट्स के अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो क्या पढ़ा था हमने, ठीक है, कि भाई यहां पर साइंस का सेट क्या है। अभी साइंस के सेट को देखो, यहां पर साइंस का सेट क्या है आपके पास, मैथ्स यूनियन बायो का सेट। इसी के अंदर आपका ये सेट जो है ये मैथ्स का सेट है और ये सेट जो है आपके पास लेट से इस तरीके से ये आपका बायो का सेट है। इसको ऐसे कर देता हूं ताकि अलग से नजर आ जाए, ये बायो का सेट है, छोटा वाला सर्कल मैथ का, बड़ा वाला सर्कल बायो का सेट है। इन्हीं दोनों का यूनियन कर दिया तो आपका साइंस का सेट आ गया। ऑब्जर्व किया, सामने चीज नजर आ रही है, ठीक है, तो ये बन गया आपका साइंस का सेट बन गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इस सेट को माइनस कर दूं, यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास बाकी के बचे हुए सारे जितने भी ये एस कॉम्प्लीमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन नॉन साइंस स्ट्रीम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइंस स्ट्रीम, जो कि एम इंटरसेक्शन यूनियन बी के बराबर है। और लो मेरा फॉर्मूला रेडी। और अब कैसे रेडी, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एन यू, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है वो रही 300 माइनस इसका तो हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, दैट इज यहां पे ब्रैकेट लगा लो, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायो माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन बायो, ब्रैकेट क्लोज एंड सी हियर इज योर रिजल्ट। आपका काम हो गया, ठीक है। देखो कैसे हुआ, यहां पे परिस्थिति आपके सामने है, बस उस परिस्थिति से बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ नॉन साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स का सेट, ठीक है, नंबर ऑफ, और ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस और ये प्लस, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायो प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन बायो। और देखो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 180। तो अब इसके जरिए हम देखते हैं, तो यहां पर n नंबर ऑफ स्टूडेंट इन नॉन साइंस स्ट्रीम इज इक्वल टू यूनिवर्सल कितना है 300 माइनस मैथ्स में कितने हैं आपके 100 माइनस बायो में कितने हैं आपके 50 प्लस आपका यहां पर मैथ और बायो में कॉमन कितने हैं 30, इनको आप ऐड करो, दिस विल बी 150। 300 में से 150 जाएगा तो आपके पास 150 बचेगा और 150 में 30 ऐड करोगे, हियर इज योर आंसर, ठीक है, सी द आंसर इज हेयर, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको एक बार बताया कि यूनिवर्सल सेट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और कई परिस्थितियों में यूनिवर्सल सेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो किस केस में यूनिवर्सल सेट यूज करना है आपको, जब जिन सेट्स की जानकारी आपको दी गई है उसके बाहर की जानकारी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, तब आपको यूनिवर्सल सेट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखो सेट के अंदर ही अगर आपको काम करना है, जो जानकारी आपको दी गई है, तब तो आपका सिर्फ इससे ही काम हो जाएगा, सिर्फ इसको देखो, यही तो हमने इससे पहले की फाइंडिंग थी। लेकिन इस सेट के बाहर की अगर जानकारी देनी है तो आपको यूनिवर्सल सेट देना पड़ेगा, क्वेश्चन की डिमांड है, आपको वो देगा और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर में से जिसकी जानकारी आपको दी गई है उसको घटा दो तो बचे हुए की जानकारी आपको मिल जाएगी। कितना सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है। तो आप यहां पर सिर्फ परिस्थिति को देखोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, आपको परिस्थिति समझ आ जाएगी और किस चीज को कब अप्लाई करना है ये आपको समझ आ जाएगा। इन सारी चीजों को आप कर सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर नेक्स्ट पार्ट आपका एक टेस्ट है, उस टेस्ट को जरूर देना, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो एप्लीकेशन पर आओ, इसी तरह से हम लोग चीजों को यूट्यूब पे रैंडमली मिलेगा आपको, बट एप्लीकेशन पे हर चीज आपको ऑर्डर्ड फॉर्म में मिलेगी और चीजों को पढ़ने में हम लोग इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गया, उसके रियल मीनिंग को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और इंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को एंड केमिस्ट्री को भी, ठीक है। हम हर चीज के रियल वे में उसको पढ़ाई करेंगे और यकीन मानो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको कहा था ना 120 दिन लगते हैं, यकीन मानो सही रास्ते पे अगर हम चलते हैं ना 120 दिन में हम चीजों को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, बड़े आराम से, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतना भी आराम नहीं होगा, पढ़ना आपको होगा, लेकिन वो जो पढ़ाई को लेके फालतू का स्ट्रेस है, जो अननेसेसरी स्ट्रेस है, वो नहीं आएगा। आपको पढ़ाई के साथ इंजॉयमेंट होगी, आपको टाइम उसको देना पड़ेगा। अननेसेसरी स्ट्रेस जो अनऑर्डर्ड होने की वजह से है, और ये जो जबरदस्ती के टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से है, ठीक है, इस रेस में आगे निकलने के लालच की वजह से है। रेस जीतनी है तो रेस के लिए सही प्रिपरेशन करना है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए प्रैक्टिस हर कोई करता है, लेकिन जीतने वाला सिर्फ एक होता है, और वो कौन होता है? जो सही डायरेक्शन में कर रहा होता है। ठीक है, माइकल फेल्प्स वो स्विमिंग को लेकर इतने ज्यादा सही डायरेक्शन में थे कि वो सारे मेडल्स जीत जाते थे। एक ही ओलंपिक्स के अंदर वो इतने मेडल्स जीत लेते थे कि कई कई नेशंस के सारी टीमें मिला के उतने मेडल्स नहीं जीतती हैं जितने किसी कंट्री के पास टोटल मेडल हैं आज तक ओलंपिक्स में। उससे कई ज्यादा मेडल तो उस एक अकेले इंसान के पास है। उन्होंने स्विमिंग में ऐसा क्या किया? उन्होंने अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए सही रास्ता ढूंढ लिया। वो राइट पाथ पे प्रैक्टिस करते थे, और उसी राइट पाथ को समझने के बाद वो उस पर मेहनत करते थे, और आज वो अनबीटेबल हैं। मेक योर सेल्फ अनबीटेबल। ऑलवेज स्टडी ऑन द राइट पाथ। राइट पाथ क्या है? ऑब्जर्व करना है, डिस्कवर करना है, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, माफ करना ये लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन नीड थी इसकी। ठीक है, आपको राइट ट्रैक पे लाने के लिए इन चीजों की हमें नीड रहती है, दैट इज वाई हमने इस चीज को थोड़ा सा लंबा किया, मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिए। लेकिन ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा वर्दी रहेगा, बट ये वर्दी तब बनेगा जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।